हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले आज के डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 3 से है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ ज़ीरो एकेडमिक ईयर, व्हाट आर इम्प्लीकेशंस ऑफ ज़ीरो एकेडमिक ईयर। तो ये आपका 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने अभी तक 10 मार्कर्स की प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि ज़ीरो एकेडमिक ईयर क्या होता है और अगर ज़ीरो एकेडमिक ईयर का भी डिक्लेयर होगा तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए हम आज FAQ सेक्शन जो द हिंदू का दिया हुआ है वहाँ से डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे का है, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि मैं सैम्पल ऐसे दिखाऊं, तो मैंने एक सैम्पल ऐसे लिखा हुआ है, वर्च्यू इज़ नॉलेज। इसका आज हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमें ऐसे लिखना है। गाइस, मेरी तबीयत आज बहुत थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं लूँगी। इसीलिए आज मैंने डाउन टू अर्थ या EPW से कुछ नहीं लिया है। इन द इवनिंग हम जो है बिगिन करेंगे अपना स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, जहाँ पे हम जो है अगले 10 वीक्स की टोटल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि हमें एग्जैक्टली पढ़ाई कैसे करनी है। उस स्ट्रैटेजी में मैंने आपका प्रॉपर जो है टास्क टेबल के साथ साथ टाइम टेबल भी बना के दिया है। कुछ बच्चों को जो है प्रॉब्लम हो रही थी टाइम टेबल में, आप आवर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 10:30 बजे तक का बनाया हुआ है। आई नो बहुत मेटिकुलस है ये, बट हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम सारी चीज़ें कवर करने के लिए वो एक ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली उसे फॉलो करें, बट वो एक प्लानर होगा जिसको आप यूज़ करके आगे अपना अपने हिसाब से उसको ट्वीक कर सकते हैं। तो आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, उसमें थोड़े से चेंजेस अगर आप करेंगे तो आपकी एक प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी। कुछ भी करने से पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एग्ज़ाम बिना प्लानिंग के पास नहीं हो सकता, और मैंने बहुत मेटिकुलस प्लानिंग की है। पिछले 2-3 दिन से मैं उसी चीज़ में लगी हुई हूँ। आपका आपका जो भी GS पेपर 1, 2, 3 है, 4th वाला पेपर अभी मैंने मैप नहीं किया है। पेपर 1, 2, 3 के जितने भी माइक्रो टॉपिक्स हैं सभी चीज़ उसमें मैप की गई हैं उस टास्क टेबल में, और आपको वीकली चैलेंज दिए जाएगा, वीकली जो है टास्क दी जाएगी। आपको जो है एटलीस्ट 80% उसमें से कंप्लीट करना है। साथ साथ क्विज़ और एग्ज़ाम टेस्ट भी होते रहेंगे। आपको जो है डेली आंसर राइटिंग चैलेंज, ये आपका करंट वाला हो जाएगा, इसका नाम चेंज होकर डेली आंसर राइटिंग चैलेंज करंट कर दिया जाएगा। और स्टैटिक पोर्शन में से भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनकी मैं डेली आपको इवैल्यूएट करके दिया करूँगी। साथ साथ हम MCQs भी सॉल्व करेंगे, डेली के कम से कम हम 25 MCQs सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि आपका जो है मैक्सिमम अच्छे से हमारी तैयारी हो सके। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, आज शाम को वो आपका आउट हो जाएगा। तो चलिए आज का हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो एस्से था वर्च्यू इज़ नॉलेज, इसको मैंने लिया है, इस एस्से को डील किया है। आपके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं एस्से को डील करने के लिए। देखिए, कोई भी अगर आपको एस्से लिखना है स्पेसिफिकली, तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, एस्से जो है एकदम एक वाटर की तरह फ्लो करना चाहिए, एक से दूसरे पैराग्राफ में आपको आसानी से वीव हो जाए। पहली चीज़ ये होनी चाहिए ऐसे में। दूसरी चीज़ ये है, आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं ऐसे की। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि वो जो टॉपिक है उसको आप जितने एरियाज़ में इंटरप्रेट कर सकते हैं, जितने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उतना अच्छा होगा। फिर अगर आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का, तो मैं एकदम से जो है अजीब इंट्रोडक्शन लिखती हूँ, जिससे कि लोगों को आगे पढ़ने की जिज्ञासा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वर्च्यू इज़ नॉलेज। अब इसको हमने कैसे लिखा? इमेजिन अ डार्क रूम, अटरली डार्क, unfathomably curtained with stark black blindness, which makes it impossible to discern the knowledge of anything in the room. In such a room, the introduction of a small candle suddenly lifts up the curtains of ignorance, and everything becomes vivid, knowledgeable, and clear. तो हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देती हूँ। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत डार्क रूम में हैं, बहुत अंधेरा है उस रूम के अंदर, और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। अचानक से अगर उस कमरे के अंदर एक छोटी सी अगर हम मोमबत्ती लेकर के आएंगे, तो वो तुरंत जरा सी एक जो मोमबत्ती होती है, एक छोटी सी मोमबत्ती, उसकी छोटी सी किरण उस कमरे के अंदर जो हमारी इग्नोरेंस भरी हुई थी, जहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको एकदम से लिफ्ट कर देती है, हटा देती है, और हमें फिर उस रूम के अंदर क्या रखा हुआ है दिखाई देने लगता है। तो माइंड भी एक ऐसा ही रूम है।
Mind is one such room and virtue is the candle which illuminates mind and makes knowledge possible. तो माइंड भी एक ऐसा रूम है और वर्च्यू एक ऐसी मोमबत्ती है जो कि माइंड को इल्यूमिनेट करती है, जलाती है और नॉलेज को पॉसिबल बनाती है। वर्च्यू इसलिए नॉलेज है, ऐसा आर्ग्यू किया है सॉक्रेट्स ने। उन्होंने आगे कहा कि इग्नोरेंस इसलिए एक वाइस है, तो वर्च्यू नॉलेज है, नॉलेज एक वर्च्यू है और इग्नोरेंस एक वाइस है, क्योंकि हमें जो है इग्नोरेंस की वजह से चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसलिए ये एक गलत चीज़ हो गई। इग्नोरेंस ख़राब है, ऐसा सोक्रेट्स का कहना है। और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन के माध्यम से हम इस इग्नोरेंस के ईवल को हटा सकते हैं और नॉलेज का जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो हम ला सकते हैं। थ्योरी ऑफ सॉक्रेट्स बहुत की जो है एनालिसिस करने की ज़रूरत है और उसकी जो एनालिसिस है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर ना करें। तो फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या हैं कि वर्च्यू क्या होती है, व्हाट इज़ वर्च्यू। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी अगर आप टॉपिक में देखेंगे वर्च्यू इज़ नॉलेज, तो पहले इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि वर्च्यू क्या है, दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि नॉलेज क्या है, फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि क्या वर्च्यू नॉलेज है। तो अब इन तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्या वर्च्यू क्या है। अब एक रुडयार्ड किपलिंग की पोएम थी इफ़, उसमें से कुछ लाइन्स ली गई हैं। इफ़ यू कैन मीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स अलाइक, if you can talk to the crowd and keep your virtue, or walk with the kings nor lose the common touch। तो वर्च्यू क्या है कि जब आप इस तरह के हमें मॉरलाइजेशन दिए जाते हैं ना बचपन में, ऐसे करो, ऐसा ना करो, ऐसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है एक पोएम का जहाँ पे ऐसे मॉरलाइजेशन दिए जाते हैं बच्चे को बताने के लिए कि वर्च्यू क्या है। तो यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है कि अगर तुम अपना सर ऊंचा रख सकते हो और अपनी वर्च्यूज़ को रख सकते हो, राजाओं के साथ बैठते हो, पर एक कॉमन टच जो है उसको लूज़ नहीं करते हो, तो तुम जो है एक वर्चुअस पर्सन हो। इस तरह के मॉरलाइजेशन हर बच्चे के साथ किए जाते हैं इन्फेंसी के साथ। और इनको मॉरलाइजेशन को करके हम क्या कोशिश करते हैं, हम वर्च्यू को इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, वर्च्यू को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वर्च्यू सिंपल सेंस में वर्च्यू का मीनिंग क्या होता है। वर्च्यू का मीनिंग है ऐसे बिहेव करना जिससे कि हम काफ़ी जो मॉरली अच्छा एक बिहेवियर होता है उसको वर्चुअस बिहेवियर कहते हैं। तो बिहेविंग इन ए हाईली मॉरल मैनर इज़ कॉल्ड वर्च्यू। तो वर्च्यूज़ जो है इंटरनल और मॉरल वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे कैरेक्टर की फैब्रिक को, हमारे कैरेक्टर को कंपोज करती हैं। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, ये कुछ वर्च्यूज़ हैं। एक आदमी जिसके अंदर वर्च्यू होती है उसको काफ़ी ऑनर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई कुछ और नहीं बल्कि एक वर्चुअस और मॉरल सोसाइटी की परिकल्पना है। तो अब दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा जो था इस टॉपिक में निहित, वो था कि व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है। वर्च्यू इज़ नॉलेज प्रूव करने के लिए पहले आपको देखना होगा वर्च्यू क्या है, फिर हमें देखना होगा नॉलेज क्या है, फिर हम आंसर करेंगे क्या वर्च्यू नॉलेज है। तो व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है। टू बी कॉन्शियस दैट यू आर इग्नोरेंट इज़ अ ग्रेट स्टेप टू नॉलेज, ये बेंजामिन डिज़ायरेली ने कहा था। नॉलेज बेसिकली क्या होता है, ये अवेयरनेस होता है फैक्ट्स का। इसका मतलब ये हो गया कि नॉलेज जो है ये कुछ भी ऐसी सच्चाई हो सकती है जिसको हम बिलीव करते हैं या जिस सच्चाई से हम वाकिफ़ हैं। नॉलेज इसका मतलब वो लाइट हो गई जो कि हमें इल्यूमिनेट करती है और हमें डेफिनेटिवली बताती है कि ये चीज़ ये है। मतलब अंधेरे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रस्सी होगी तो आपको वो सांप लगेगा, बट अगर मोमबत्ती में आप रस्सी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये रस्सी है, सांप नहीं है। तो नॉलेज इसी तरह से वो रोशनी है जो कि हमें इल्यूमिनेट करती है, हमें आइडिया देती है कि क्या क्या चीज़ है, व्हाट इज़ व्हाट। आइडिया इसको कॉग्निशन देती है, फैक्ट्स, पीपल, इन सब का हमें कॉग्निशन देती है। अब एक जो क्वेश्चन बच गया है वो है कि क्या वर्च्यू नॉलेज है। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं अभी तक कि वर्चुअस बिहेवियर मॉरल बिहेवियर होता है, क्योंकि हमने व्हाट इज़ वर्च्यू में देखा था कि वर्च्यू जो है बिहेविंग इन ए हाईली मॉरल मैनर, उसको हम वर्च्यू कहते हैं। इसका मतलब अगर वर्चुअस बिहेवियर किया हमने तो ये मॉरल बिहेवियर होगा। और नॉलेज क्या है, अवेयरनेस है फैक्ट्स का। तो इसका मतलब अगर हमें अवेयरनेस हो मॉरल वैल्यूज़ की तो वो भी नॉलेज हो गई, क्योंकि अवेयरनेस किसी भी चीज़ की अवेयरनेस नॉलेज होती है। और अवेयरनेस अगर हमें मॉरल वैल्यूज़ की है तो वो हमारी मॉरल नॉलेज कहलाएगी, नॉलेज कहलाएगी। तो एक आदमी वर्चुअसली तभी बिहेव कर सकता है जब उसको पता हो कि मॉरल प्रीसेप्ट्स क्या हैं,
मॉरली क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तभी वो मॉरली बिहेव कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा जिसको पता नहीं है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो किसी भी तरह का बिहेवियर करता है और हम उसको जो है जज नहीं करते क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो वर्चुअसली तभी हम बिहेव कर सकते हैं जब हमें पता हो कि मॉरली क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, सोसाइटी के साथ साथ बदलती रहती हैं, प्लेस के साथ साथ बदलती रहती हैं, इसीलिए वर्च्यूज़ भी चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें फोर्टिट्यूड और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस की, तो ये किसी वर्चुअस हो सकती है किसी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल, यूएसए में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जो पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल इनिशिएटिव दिखाता है यूएसए में, उसको एक वर्चुअस पर्सन बोला जाता है। बट अगर हम बात करें किसी दूसरी सोसाइटी की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जापान की, वहाँ पे सोशलिज्म और अल्ट्रुइज्म को बहुत महत्व दिया जाता है, दूसरों के लिए मरने मिटने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वो वर्च्यू हो सकता है सोसाइटी बी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो ये है कि हमें नॉलेज है कि नहीं, हम मॉरली हमें पता है कि किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए जो कि सही होगा किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में। तो नॉलेज अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। वर्चुअस मैन क्या करता है, वो जो बोलता है उसको अपने बिहेवियर में भी इनकलकेट करता है। वो सिर्फ जो है उसके पास सिर्फ नॉलेज नहीं होती बल्कि वो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करता है। तो वर्चुअस पर्सन के पास केवल नॉलेज नहीं है बट वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान राम की अगर हम बात करें, जो वो एक एग्जाम्पल है आइडियल और वर्चुअस ह्यूमन बीइंग का। दूसरी तरफ रावण है, जिसको जो एक प्रकांड पंडित था, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, वो बहुत अच्छा, ही वॉज ए मैन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस, लिटरेचर, मॉरल, एथिक्स, उनको हर चीज़ का ज्ञान था। इवन जब वो मृत्युशैया पर थे तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था रावण के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि रावण के पास बहुत ज्ञान था। बट रावण ने कभी उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया और इसीलिए वो एक वर्चुअस पर्सन नहीं हुआ। तो नॉलेज का होना सफिशिएंट नहीं है वर्च्यू के लिए। वर्च्यू के लिए हमें नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो हम रावण को कह सकते हैं, रावण वॉज ए मैन ऑफ नॉलेज बट ही वॉज डिवाइड ऑफ वर्च्यू। हिस्ट्री इस तरह के एग्जाम्पल से परिपूर्ण है जहाँ पर नॉलेजेबल लोगों के पास वर्च्यू नहीं थी, पर एक इग्नोरेंट व्यक्ति के अंदर भी जो है नॉलेज का लैक वर्च्यूज़ का लैक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मोगली की बात करें, जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा मोगली की बात करें, जो कि एक कैरेक्टर था जो स्केच किया गया था, उसके अंदर ह्यूमन सोशलाइजेशन जो क्या लैक करता था, इसीलिए उसके पास नॉलेज नहीं थी कि मॉरली करेक्ट बिहेवियर क्या है, और इसीलिए उसने इनिशियली अपने फ्रेंड्स को जो उसकी नीड में थे उनको अबेंडन कर दिया था। इसी तरह से अगर हम सेंट्रलीज सोसाइटी की बात करें, फ्रेंडशिप दूसरे बाहर के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना उनकी सोसाइटी में वर्चुअस नहीं माना जाता है। इसीलिए अगर कोई भी उनसे एक कांटेक्ट करने का अटेम्प्ट करना चाहता है तो उसको वायलेंटली थ्वार्ट कर देते हैं, वायलेंटली मना कर देते हैं। तो इस तरह से ऊपर के डिस्कशन से ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि वर्च्यू जो है नॉलेज से निकलती है, बट नॉलेज अपने आप में वर्च्यू नहीं है। वर्च्यू एक हाईली मॉरल बिहेवियर है जो कि इंसान की एक सेल्फ अवेयरनेस से जनरेट होता है। वर्च्यू अपने आप में नॉलेज है। वर्च्यू अगर है तो हमें नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों की। एक पोएट ने सही कहा है, वर्च्यू एक हाईली प्राइस पोजीशन है और उसको जो है इग्नोरेंट और चीप पीपल से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा हमारा एस्से था जिसमें हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है इसके डिटरमाइन किए थे और अलग अलग एस्पेक्ट्स का डिस्कशन किया था। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप इससे अच्छा भी एस्से लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये परफेक्ट एस्से है, बट आपको जो है अगर कोई मॉरली इस तरह का एस्से आता है, कोड बेस्ड एस्सेज आते हैं, उनको हम बीच बीच में डिस्कशन करेंगे कि उनको कैसे हमें अप्रोच करना है। वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को जो है प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव करिए बट उसको अलग अलग एस्पेक्ट से एग्जामिन करके देखिए, फिर एक न्यूट्रल जो है कंक्लूजन पे आपको रीच करना है। और साथ साथ कोटेशन से भी आपका जो है ऐसे कोटेशंस भी बीच में डालने होंगे, थोड़े एग्जाम्पल्स देने होंगे मिथोलॉजी के, और जहाँ से भी आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं वो कोट करेंगे तो बहुत अच्छा आपका एक आंसर आपका ऐसे बन जाएगा। तो चलिए, अब आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ऐसे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम ऐसे की ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। तो आप चलिए FAQ सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें देखना है, कैन अ कोविड-19 वैक्सीन बी डेवलप्ड सून। तो क्या टाइम होता है, क्यों वैक्सीन में इतना टाइम लग रहा है।
कौन कौन से भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो कंसर्न्स क्या हैं, एक आर्टिकल लिखा था SARS-CoV-2 वैक्सीन स्टेटस रिपोर्ट, जो कि एक ओपन एक्सेस जर्नल है साइंस डायरेक्ट, उसमें लिखा गया था। और उसमें कहा गया था कि वैक्सीन डेवलप करने में ये कंसर्न होता है कि ये जो वायरस है ये नया चैलेंज है, ये नोवेल वायरस है, मतलब नया वायरस है। इससे पहले हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर इस वायरस को कभी भी देखा नहीं है। इसीलिए इसके जो रिस्पॉन्सेज होंगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्जिस्टिंग वैक्सीन नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। WHO की साइट कहती है कि 10 वैक्सीन कैंडिडेट अभी क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं और 126 कैंडिडेट वैक्सीन्स प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं एज ऑफ जून 9। तो प्रोसेस क्या होता है वैक्सीन डेवलपमेंट का। वैक्सीन टेक्नोलॉजी देखिए काफ़ी जो है पिछले कुछ डिकेड्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है RNA वैक्सीन्स डेवलप की हैं, DNA वैक्सीन कैंडिडेट्स मतलब DNA वैक्सीन्स हैं, लाइसेंस्ड वेक्टर वैक्सीन्स होती हैं, फिर उसके अलावा रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन्स हैं और सेल कल्चर बेस्ड वैक्सीन्स भी डेवलप की गई हैं। बट इतनी एडवांसेस होने के बावजूद भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने के बावजूद भी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कोर प्रिंसिपल है वैक्सीन डेवलपमेंट का शुरू से हमेशा से ये रहा है कि सेफ्टी और एफिकेसी होनी चाहिए। सेफ्टी मतलब वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, एफिकेसी मतलब कि वो जो है प्रूवन हो कि वो डिज़ीज़ को कंट्रोल करती है। टेक्नोलॉजी ने कुछ प्रोसेसेस को तो जल्दी कर दिया है, बट जो ट्रायल्स हैं वो हमेशा सेफ्टी और एफिकेसी के प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे और इसीलिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो कि CDC आपकी USA की एजेंसी है, उसका कहना है कि जो जनरल स्टेजेस होती हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट में, पहली स्टेज होती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, मतलब यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हम वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। दूसरा होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, तो यहाँ पे जो है वैक्सीन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल हमने जो भी निकाला है, जो भी हमने कहा है कि इस एरिया पे हम वर्क करेंगे, उसके बाद जो है वैक्सीन का डेवलपमेंट हम प्री क्लिनिकल स्टेज में शुरू कर देते हैं। फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू होता है, जो भी हमने वैक्सीन बनाई उसको फिर रिव्यू के लिए भेजा जाता है और अप्रूवल लिया जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल होता है। उसके बाद जो है वैक्सीन अगर थर्ड स्टेज में आ जाती है तो क्लिनिकल डेवलपमेंट में जो है 3 स्टेज होते हैं। हमने यहाँ पे क्लिनिकल डेवलपमेंट की बात की थी, तो क्लिनिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। फेज़ वन में छोटे मतलब बहुत छोटा सा एक ग्रुप होता है जिसको वैक्सीन के ट्रायल दिए जाते हैं और उनके ऊपर स्टडी की जाती है। फ़ेज़ 2 में जो क्लिनिकल स्टडी है वो एक्सपैंड कर दी जाती है और वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि एज सिमिलर हो, फिज़िकल हेल्थ सिमिलर हो और मतलब ये जो सिमिलैरिटी है ये उन लोगों से बनाई जाती है जिनके लिए वैक्सीन डेवलप की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई बच्चों के लिए वैक्सीन डेवलप की जा रही है तो वो जो क्लिनिकल ट्रायल होगा बच्चों के ऊपर होगा। देन फेज़ 3 में जो है वो रैंडमाइज्ड ट्रायल्स होते हैं, यहाँ पे हज़ारों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फ़ेज़ 1 और 2 में कम एक छोटा सा कंट्रोल ग्रुप होता है, फ़ेज़ 1 में बहुत छोटा होता है, फ़ेज़ 2 में उससे थोड़ा बड़ा होता है, बट जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंडेड रेसिपिएंट जैसे होते हैं, जिससे कि हम स्टडी कर सकें कि जो इंटेंडेड रेसिपिएंट है उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। अब जब इन दोनों फेजेस से अगर कोई जो भी कोई वैक्सीन है वो पास हो जाती है तो फ़ेज़ 3 में जाती है। फ़ेज़ 3 जो है आपका रैंडमाइज्ड ट्रायल होता है और इसमें हज़ारों लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है और सभी एज ग्रुप के लोग होते हैं। फिर जो है जेंडर अलग अलग होगा, उसके अलावा फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगे। तो एक तरह से जो है हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, जैसे अलग अलग लोग होते हैं वो कोई भी वैक्सीन ले पाता है। सिमिलरली हम फ़ेज़ 3 में बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दे करके देखते हैं और उसके बाद जो है हम रिज़ल्ट्स निकालते हैं। क्योंकि ये रैंडमाइज्ड ट्रायल है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है अपनी ऑडियंस को, इसीलिए ये बेस्ट ट्रायल होता है जिससे क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है। अगर वैक्सीन जो है तीनों फेजेस में पास हो जाती है तो उसको लाइसेंसिंग एजेंसी फिर लाइसेंस दे करके फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए छूट दे दी जाती है। पर इसकी भी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तब भी जो है कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करनी होती है प्रोसेस को और क्वालिटी कंट्रोल को।
वैक्सीन का प्रोडक्शन हो या किसी भी ड्रग का प्रोडक्शन हो, ड्रग मतलब यहाँ दवाइयों की बात हो रही है, तो वो हमेशा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से कंप्लाई करना चाहिए। मतलब कि बहुत सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं, बहुत चेक्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होता है इनके ऊपर, जिससे कि कांस्टेंट क्वालिटी और सेफ्टी जो है वैक्सीन्स की इंश्योर की जा सके। अब स्टेटस क्या है SARS-CoV-2 की वैक्सीन का? तो एडवांटेज SARS-CoV-2 में ये है कि ये बहुत जल्दी, बहुत रिकॉर्ड टाइम में आइडेंटिफाई हो गया था और इसकी जो जीनोमिक सीक्वेंस थी वो जो है ग्लोबली अवेलेबल हो गई थी जनवरी में। फिर उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि SARS-CoV-2 जो है, इससे पहले वाला जो एक वायरस था, सार्स का जो वायरस था SARS-CoV-1, उससे मिलता जुलता है, और मर्स का CoV जो वायरस है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उससे मिलता जुलता है। इन सभी में एस प्रोटीन होता है इनके सरफेस पर, जहाँ पे वैक्सीन को टारगेट किया जा सकता है। तो मतलब जो टारगेट है इस वायरस के अंदर, वो एस प्रोटीन पहले से ही आइडेंटिफाइड है, क्योंकि उस वक्त जब सार्स हुआ था तब भी काफ़ी स्टडीज़ हुई थी, मर्स के वक्त स्टडीज़ हुई थी, और क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंस सिमिलर है तो हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये एस जो है प्रोटीन है इसकी सतह पर, मतलब वायरस के सरफेस पर, अगर उसको अटैक किया जाए तो वायरस को कमज़ोर बनाया जा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एस प्रोटीन का SARS-CoV-2 में, वो बहुत कम टाइम में जो है रिकॉर्ड कर लिया गया था और बहुत हाई रिजोल्यूशन में हमारे पास है। इससे हम जो है वैक्सीन के टारगेट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो है टारगेट एंटीजन है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है एडवांस वैक्सीन प्लेटफॉर्म में। तो मतलब अगर आप किसी और वैक्सीन से कंपेयर करेंगे तो SARS-CoV-2 की वैक्सीन फिर भी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता हैं। हमें जीनोमिक सीक्वेंस बहुत जल्दी पता चली, उसके अलावा इसकी कौन सी प्रोटीन को टारगेट किया जा सकता है, ये हमें प्रीवियस जो स्टडीज़ थी सार्स के वैक्सीन, सार्स वायरस की और मर्स के वायरस की, उससे हमें पता है कि हम एस प्रोटीन को टारगेट कर सकते हैं। अब ये जो वैक्सीन कैंडिडेट इसीलिए काफ़ी जल्दी जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। दो इम्पॉर्टेंट स्टेप होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है कभी भी किसी वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल में लाने से पहले। पहला ये है कि कोई भी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में लाने से पहले उसकी जो है एनिमल टेस्टिंग की जाती है। एनिमल मॉडल्स पे देखा जाता है कि वो प्रोटेक्टिव है कि नहीं। कभी भी कोई भी वैक्सीन हो, या देखिए यहाँ पे वैक्सीन को स्पेसिफिकली आपको बताया गया है, बट कोई भी अगर ड्रग होता है, ड्रग मतलब कोई भी अगर आप दवाई ले रहे हैं, दवाई डेवलप कर रहे हैं, सबसे पहला जो स्टेज होता है वो हमेशा एनिमल की टेस्टिंग की जाती है, जिससे कि एनिमल के ऊपर हम देख सकें कि वो कितना प्रोटेक्टिव है। क्योंकि हम जो है कोई भी केमिकल अपनी बॉडी के अंदर ऐसे इंजेक्ट नहीं कर सकते। कोई अगर वॉलंटरली भी सैंपल के लिए आ रहा है हमारे पास, तब भी उसको अनप्रोटेक्टेड ड्रग उसको नहीं दे सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो प्रोटेक्शन है वो पहले जो है एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है। अब एनिमल मॉडल अगर कोई एब्सेंट हो, जो रेप्लिकेट नहीं कर सकता ह्यूमन बींग्स को, यूजुअली क्या होता है कि हम उस एनिमल को जो है, उस एनिमल के ऊपर ड्रग की टेस्टिंग करते हैं जो मोस्टली ह्यूमन बींग्स को जो है मिमिक कर सकता है। मतलब जिसके जो बॉडी रिस्पॉन्सेज हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, वो अगर ह्यूमन बींग्स जैसे होंगे तो उस एनिमल को दिया जाता है, जो कि वाइट रैबिट के केस में होता है, रैबिट के केस में होता है और वाइट माउस के केस में होता है। तो ज़्यादातर ये दोनों एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर हम टेस्टिंग्स करते हैं ड्रग्स की। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा एनिमल मॉडल नहीं है जो कि हमारे ह्यूमन डिजीज़ को रेप्लिकेट कर सके, तो हम उसको जो है कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम सीरम बेसिस पे इवैल्यूएशन करते हैं। जो भी वैक्सीनेटेड एनिमल है उसके बॉडी से हम सीरम को निकालते हैं, तो उसके बाद जो है इन विट्रो उसका टेस्टिंग की जाती है। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में उसकी टेस्टिंग की जाती है। दूसरी चीज़ जो हम टेस्ट करते हैं पहले ह्यूमन बींग्स से देने से पहले, हम टेस्ट करते हैं टॉक्सिसिटी। मतलब कि कोई भी हम ड्रग दे रहे हैं या वैक्सीन दे रहे हैं वो जहरीली तो नहीं है, उसका कोई टॉक्सिन रिएक्शन तो नहीं होता। तो ये जो है यूजुअली रैबिट्स में किया जाता है। वायरल चैलेंज जो है वो इस प्रोसेस का पार्ट, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम देख करके उसके बाद वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स में लेकर के आते हैं। अब ये जो ट्रायल्स होते हैं, जो एनिमल ट्रायल्स होते हैं, जो एनिमल टेस्टिंग होती है, ये भी जो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बेसिस पे करनी चाहिए। और इसीलिए जो पूरा प्रोसेस है ये करने में 3 से 6 महीने लगते हैं।
टोटल अभी 10 कैंडिडेट हैं क्लिनिकल एवैल्यूएशन के एज़ पर WHO, और ये 5 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मतलब कि अलग अलग एरियाज़ को ये वैक्सीन हिट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वैक्सीन जो है नॉन कोरल वेक्टर RNA को हिट कर रही हैं, कुछ वैक्सीन्स RNA बेस्ड हैं, कुछ वैक्सीन्स इनएक्टिवेटेड हैं, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड, तो कुछ वैक्सीन्स इनएक्टिवेटेड हैं, कुछ वैक्सीन्स प्रोटीन के सब यूनिट हैं, कुछ वैक्सीन्स जो है DNA बेस्ड हैं। तो ये अलग अलग बेसिस पे वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया गया है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल इन 10 वैक्सीन का हो रहा है। जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसने बताया है कि प्रोसेस जिसके अंदर एक वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाती है वो क्वालिफाई होगी प्लेटफॉर्म बेस्ड अगर उसके पास कैपेसिटी है कि वो अलग वैक्सीन्स के कंपैरिजन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है, तो उसको फिर हम प्लेटफॉर्म बेस्ड डिफरेंट प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन कहते हैं। जो 10 वैक्सीन की हमने बात की थी उसमें से जो 3 हैं आपकी फ़ेज़ 2 में, मतलब कि जहाँ पे हमने एक बड़ा सैंपल लिया है, उसमें आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। फ़ेज़ 2B में है आपकी ऑक्सफोर्ड वाली और एस्ट्राजेनेका की जो है थर्ड फेज़ में है। फिर कैंसिनो बायोलॉजिकल ये है आपकी, और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टडी। तो ये 2 और वैक्सीन्स हैं, ये 2 और इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी वैक्सीन्स जो हैं क्लिनिकल एवैल्यूएशन में भी काम कर रही हैं। फिर आपने मॉडर्ना का नाम सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, तो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है अगेन ये भी क्लिनिकल ट्रायल फेज़ में है, और ये आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ वेंचर USA के द्वारा डेवलप जो है मॉडर्ना कंपनी के साथ मिलकर डेवलप की गई है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो कि फ़र्स्ट फेज़ में हैं, तो ये सारी जो हमने देखी फ़ेज़ 2 में ये सारी वैक्सीन्स हैं। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका हो गई, कैंसिनो बायोलॉजिकल ये हो गई, बीजिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के इन्होंने बनाई है, मॉडर्ना हो गई आपकी। उसके अलावा जो फर्स्ट फेज़ में वैक्सीन्स हैं वो उसमें 4 ट्रायल्स चल रहे हैं चाइना के अंदर। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन साइनोफार्म में एक ट्रायल है चल रहा है फ़ेज़ 1 में। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिनोफार्म में है एक ट्रायल। फिर सिनोवैक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बायोलॉजी चाइनीज़ अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, और 2 ये सारी आपकी चाइनीज़ वैक्सीन है 4। फिर आपकी 2 अमेरिकन वैक्सीन्स हैं, नोवावैक्स और बायोएनटेक, या फोनसन और फाइज़र भी इसको जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो ये आपकी 2 अमेरिकन वैक्सीन्स हैं। टोटल 126 जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। तो ये जो 10 वैक्सीन हमने देखी ये क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, मतलब कि ये फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में अभी देखी गई हैं। उसके अलावा 126 वैक्सीन और हैं जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज़ में हैं। उनमें से कुछ वैक्सीन इंडिया में भी डेवलप की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मई में हमें बताया था के विजय राघवन ने कि 30 अटैम्प्ट जो है इंडिया में किए गए हैं वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। उनमें से लीडिंग अटैम्प्ट जो है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसने टाई अप किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक वीकेंड एडिनो वायरस के थ्रू वैक्सीन बनाने का। फिर ICMR ने कोलैबोरेशन किया है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक के साथ मिलके कि वो वैक्सीन बना रहे हैं SARS-CoV-2 स्ट्रेन को जो उन्होंने आइसोलेट किया था NIV पुणे से, उसके बेसिस पे जो है वो वैक्सीन बना रहे हैं। भारत बायोटेक और भी 2 वैक्सीन के डेवलपमेंट कर रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ और अलग अलग ग्रुप्स के साथ। WHO की लिस्ट में एक प्री क्लिनिकल एवैल्यूएशन एफर्ट है हैदराबाद बेस्ड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड का, और ये जो है सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है, एक्सेप्ट कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल है वो आपका जो है क्लिनिकल ट्रायल फेज़ में है, बाकी सारे प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि ऑलमोस्ट जो स्टेटस रिपोर्ट है 12 जून को 125 प्लस जो प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज़ में हैं उनमें से 7 जो है पहले फेज़ में है जहाँ पे वैक्सीन की टेस्टिंग, सेफ्टी और डोसेज देखी जा रही है। बाकी 7 आपके सेकेंड फेज़ में है जहाँ पर वैक्सीन को एक्सपैंड किया जा रहा है सेफ्टी ट्रायल में। 2 आपके फ़ेज़ 3 ट्रायल्स में है, मतलब वैक्सीन का लार्ज स्केल एफिकेसी टेस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ कोरोना वायरस वैक्सीन अभी फ़ेज़ 1-2 ट्रायल्स में है क्लिनिकल ट्रायल में, जिनको पहली बार टेस्ट किया जाएगा हज़ारों लोगों पे, मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो अब करंट प्रोजेक्शन क्या है, क्या होगा नेक्स्ट? देखिए वैक्सीन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है कम से कम 3 साल तो लगते हैं उसमें, नॉर्मल अगर हम स्टेजेस लें सारी तो।
बहुत सारी स्टेप्स हैं जो कि लेनी पड़ती हैं किसी भी वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए। कोई भी अगर वैक्सीन कैंडिडेट मतलब जो प्रोस्पेक्टिव वैक्सीन बनाई जा रही हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा लगता है कि ये प्रॉमिसिंग है, तो उसको जो है पॉपुलेशन में ले जाने से पहले उसकी टेस्टिंग और सेफ्टी एफिकेसी वगैरह टेस्ट करने में बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोरोना वायरस जो है ये नोवेल वायरस है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है म्यूटेशंस हो रहे हैं। इसीलिए एक प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीन अगर मान लीजिए डेवलप हो भी गई सारे क्लिनिकल ट्रायल से, उसके बाद वो कितनी ज़्यादा जो है यूज़फुल होगी, यूज़फुलनेस के ऊपर जो है क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इफ़ेक्टिव वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की डेवलप करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करता रहता है। म्यूटेशन की वजह से जो हमारा एंटीबॉडी रिस्पांस होगा वो भी जो है चेंज हो जाएगा, और म्यूटेशंस की वजह से जो हमने वैक्सीन बनाई थी वो ज़रूरी नहीं है कि उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना वायरस जो है हमेशा लॉन्ग लिव्ड जो एंटीबॉडी रिस्पांस नहीं क्रिएट करते हैं। नॉर्मल हमें जब खांसी जुकाम हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ इनके खिलाफ डेवलप करती है, बट ऐसा नहीं है कि हमें एक बार जुकाम हो गया तो कभी नहीं होगा। तो जो नॉर्मल जुकाम होता है वो भी हमें कोरोना वायरस के थ्रू होता है। तो अब ये नोवेल कोरोना वायरस है, NCOV है। नॉर्मल जो कोरोना वायरसेस होते हैं वो हमें ज़ुकाम क्रिएट करते हैं, और ये जो नोवेल कोरोना वायरस है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल कोरोना वायरस हैं उनकी जो एंटीबॉडी रिस्पांस है वो लॉन्ग लास्टिंग बॉडी के अंदर नहीं होते। इसीलिए क्वेश्चन ये है कि जो नोवेल कोरोना वायरस की हम एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक रहेगी या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये पॉसिबल मतलब ये एक बड़ा सवाल है जो हमारी पूरी वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है उसको क्वेश्चन में खड़ा कर देता है, कटघरे के अंदर खड़ा कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ेक्टिव वैक्सीन को डेवलप करने के लिए हमें जो है ये देखना होगा कि ये प्रोटेक्शन दे वायरस के ऊपर, और साथ साथ हमें ये भी ये एक जो अभी करंट प्रोजेक्शन है ये दिखाते हैं कि वायरस जो है धीरे धीरे एंडेमिक हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड हो जाएगा और हर जगह नॉर्मली पाया जाएगा, और रिकरेंट सीजनल एपिडेमिक्स को क्रिएट किया करेगा। मतलब जैसे पहले होता था कॉलरा के रिकरेंट जो है एपिडेमिक्स होते थे, कुछ टाइम के लिए होते थे, फिर दूसरी वेव हो गई इन्फेक्शन की, तीसरी वेव हो गई इन्फेक्शन की। तो इसी तरह से लोगों का कहना है, मतलब साइंटिस्ट का कहना है मॉडलिंग्स के बेसिस पे कि नोवेल कोरोना वायरस तो जल्दी जाने वाला है नहीं। दूसरी चीज़, ये बहुत सारे वेव्स जो है इन्फेक्शन के क्रिएट कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में एक जो सबसे इफ़ेक्टिव टूल होगा हमारे नॉर्मल लाइफ पे आने के लिए वो शायद वैक्सीन का ही हो सकता है। तो वैक्सीन अब कितनी इफ़ेक्टिव होगी ये अभी दुनिया नहीं जानती है, क्योंकि अभी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं। नोवेल ये कोरोना वायरस है, तो डिज़ीज़ से लड़ने के लिए भी नए जो है हमें वैक्सीन डेवलप करनी होगी। उनकी एफिकेसी को देखने के लिए थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो ऑलमोस्ट हम जो एक टाइम रेंज देख सकते हैं वो 1.5 से 2 साल का एटलीस्ट हम देख सकते हैं, जिसमें एक पूरी पिक्चर उभर के सामने आएगी कि किस तरह से वैक्सीन अगर बनती है तो वो हमारे सामने आएगा कि बन पाई या नहीं, और फिर कितनी इफ़ेक्टिव है ये भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा ये पिक्चर क्लियर होने में। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है कि व्हाट मस्ट स्कूल्स डू बिफोर रीओपनिंग। तो देखिए 25 मार्च को जब ये लॉकडाउन घोषित किया गया था, स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो गए थे, और उसके साथ साथ फिर लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया, 4 फेजेस में एक्सटेंड हुआ, और फाइनली जो कोविड-19 के केसेस हैं इतना ज़्यादा स्पाइक हो गए हैं कि एक कंसर्न है सभी के अंदर कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, और बच्चों को जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे या तो ना भेजा जाए या फिर उनको स्कूल ना भेजा जाए, लंबे टाइम तक उनको जो है दूर रखा जाए, जिससे कि जो ट्रांसमिशन है उसका खतरा कम हो सके। अब अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यूडाइस करके एक गवर्नमेंट ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डेवलप किया है, जहाँ पे सारे स्कूल्स अपनी जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, कितने बच्चे उनके यहाँ हैं, कितने टीचर्स यहाँ पर हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूडाइस पे दी जाती है। यूडाइस की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये पता चला है कि 25 करोड़ जो है स्कूल चिल्ड्रन रजिस्टर्ड हैं यूडाइस पे, और 15 लाख टोटल स्कूल्स जो है रजिस्टर्ड है। तो हम ये डेटा ले सकते हैं कि टोटल हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम में 25 करोड़ जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, और 15 लाख जो है हमारे स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर।
ये जो स्कूल्स हैं बहुत सारे अलग अलग बोर्ड से हैं। कुछ सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स और आपके सेंट्रल स्कूल्स, अलग अलग बोर्ड से ये स्कूल्स एफिलिएटेड है। इनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है डिपेंडिंग कि वो स्कूल कैसा है, स्कूल की लोकेशन कहाँ पर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है पेरेंट्स का जो कि स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं। सीबीएसई ने अभी जो डिसीजन है स्कूल को खोलने का वो एफिलिएटेड स्कूल्स के ऊपर डाला हुआ है कि कैसे वो इसमें आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। स्कूल्स खोलने का जो डिसीजन है बेसिकली वो तो स्टेट्स के पास है, बट स्कूल्स को जो सीबीएसई ने दिया हुआ है कि अगर वो चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी सीबीएसई ने दी हुई है। हालांकि सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस करने की भी बात की है, जिससे कि जो नॉन एसेंशियल पार्ट है सिलेबस से वो हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा जो टीचिंग टाइम है वो ऑलरेडी लॉस हो गया है। अगर हम टोटल स्कूल्स की बात करें जो यूडाइस पे रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 33% स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल्स हैं, और यहाँ पे जो है क्लासेस ऑलरेडी ऑनलाइन शुरू हो रही हैं। मतलब बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिससे कि एक रेगुलर स्केड्यूल जो है मेंटेन किया जा सके। बाकी जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर सेंटर ने एक एजुकेशनल कैलेंडर जो है दिया है, जहाँ पे बच्चों को लेसन प्लान और लर्निंग एक्टिविटीज़ वगैरह उस कैलेंडर में इनकॉर्पोरेट की गई हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो बीम कर रही है क्लासेस को डेडिकेटेड चैनल्स के थ्रू। तो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने एजुकेशनल चैनल जो है दूरदर्शन से बीम करने शुरू किए हैं, जहाँ पे अलग अलग क्लासेस के लिए जो करिकुलम है वो दिया जा रहा है, वो क्लासेस उनकी कंडक्ट कराई जा रही हैं। ज़्यादातर ये जो क्लासेस हैं ये बड़े स्टूडेंट्स के लिए हैं, 9 to 12 के लिए हैं। और इसके अलावा जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्पेशली दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के स्कूल्स में टीचर जो है असाइनमेंट्स को व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं। और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि चेन्नई के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी चेन्नई गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, उनको एंड्रॉयड फ़ोन जो है दिया गया है, जिससे कि उनकी क्लासेस कंटिन्यू हो सकें। तो ये आपका जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके लिए अगर हम ऑनलाइन कराना भी चाहते हैं एजुकेशन को, तो उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आती है डिजिटल एक्सेस की, कि बच्चों के पास, अब टीचर ने तो अपनी तरफ से करा दिया, बट बच्चों के पास वो एक्सेस है या नहीं। और उसके अलावा फिर सेल्फ मोटिवेशन की भी कमी होती है, क्योंकि जब आप स्कूल में हैं तो टीचर आपको जो है डिसिप्लिन कर देता है, टीचर के दबाव में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट घर पे आपके ऊपर ये मॉनिटरिंग जो है फिज़िकल नहीं हो पाती है। ऐसे में सेल्फ मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, या फिर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, जहाँ पे पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि ये गवर्नमेंटल स्कूल्स में पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ना तो डिजिटल एक्सेस है बच्चों के पास, ना ही बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन है, या फिर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कम है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे ये जो टोटल मार्च से लेकर के अभी तक का महीना है उसको एक एक्सटेंडेड समर हॉलीडे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अब स्कूल कब रीओपन होंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पेरेंट्स को परेशान किए हुए है। तो कोई नहीं जानता कब स्कूल ओपन होंगे। एचआरडी मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने कहा था कि फ़िज़िकल रीओपनिंग जो स्कूल की है 15 अगस्त तक तो शायद नहीं हो पाएगी। कुछ स्टेट्स ने, जैसे कि हरियाणा ने सजेस्ट किया है कि जुलाई में शायद रीओपन हो जाएंगे। सेंटर ने कहा है कि वो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे अनाउंस करेगा कि कब स्कूल्स को ओपन किया जाना चाहिए, और ये अनाउंसमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद आएगा। बट जो फाइनल कॉल है स्कूल्स रीओपन करने की, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगी, और जो स्कूल्स शायद कंटेनमेंट जोन्स के अंदर हैं उनको शायद नहीं खोला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक जो वरी है वो अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की है सेम एज कोहर्ट में। मतलब एक ही एज ग्रुप के बच्चे जो कंटेनमेंट जोन में हैं उनको जो है एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, बाकी जो ग्रीन जोन्स में है शायद अगर उनको मिल जाती है तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम सेम एज कोहर्ट के अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्पेसिफिकली उसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्टिविस्ट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो टीचर एसोसिएशन है वो डिमांड कर रही है कि 2021 को जो है ज़ीरो एकेडमिक सेशन के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रेशर जो रीओपनिंग का है वो बिल्कुल ना हो। ज़ीरो ईयर का मतलब ये है कि टीचिंग जो है टीचिंग और लर्निंग जितनी हो सकती है उतनी होगी,
बट कोई भी ग्रेडिंग एग्ज़ाम और प्रमोशन नहीं होगा नेक्स्ट क्लास के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस साल बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बट अगर कोई बच्चा 8th क्लास में है तो वो 8th ही क्लास में रहेगा, उसका प्रमोशन नेक्स्ट क्लास में नहीं किया जाएगा। बेसिकली एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे, तो एग्ज़ाम्स की नहीं होने की वजह से बच्चे का प्रमोशन भी नहीं होगा। ऐसे ईयर को ज़ीरो ईयर या ज़ीरो एकेडमिक ईयर कहा जाता है। एक जो ऑनलाइन पॉल कंडक्ट किया गया था लोकल सर्कल्स के द्वारा, उसमें पेरेंट्स ने 37% पेरेंट्स ने ये कहा था कि वो बच्चे को स्कूल तब भेजेंगे जब उनके एरिया में कम से कम 21 दिन तक कोई भी नया केस ना आए। 36% पेरेंट्स ने कहा था कि वो बच्चे को तब तक नहीं भेजेंगे जब तक मतलब 3 वीक तक कोई भी नया केस ना आए स्टेट में या कंट्री में। तो 37% बोलते हैं कि वो तब तक नहीं भेजेंगे जब तक 21 डेज़ तक अगर कोई केस नहीं है डिस्ट्रिक्ट में तो वो बच्चे को भेज पाएंगे, उससे पहले वो नहीं भेजेंगे स्कूल। 36% जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि जब तक सारे केस मतलब 21 डेज़ लैप्स ना हो जाएं लास्ट नोन केस के स्टेट के या कंट्री के अंदर, तब तक वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। और 13% पेरेंट्स तो स्कूल भेजना ही नहीं चाहते जब तक वैक्सीन डेवलप ना हो जाए। अब गवर्नमेंट्स और पेरेंट्स के अलावा टीचर्स और स्कूल्स भी इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तमिलनाडु हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट टीचर एसोसिएशन ने एक जो है केस दायर किया है हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा है कि अगर क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसके प्रेसिडेंट का कहना है कि एक तो ये है कि टीचिंग ऑनलाइन स्कूल्स में करानी ऑनलाइन टीचिंग कराना गवर्नमेंट स्कूल्स में इजी नहीं है, प्रोसेस ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बच्चों के पास एक्सेस नहीं है डिवाइसेस का। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं क्लास 10th के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने थे तमिलनाडु को, अगर वो कंडक्ट कराए जाते हैं तो जो ओल्ड टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी होगी इन्विजिलेशन की, उनको जो है बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है। वो यंग जो पॉपुलेशन है उससे रिस्क के अंदर में आएंगे और जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा रिस्क एक झेलनी पड़ेगी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस कर रही हैं कि फ़ीस को कलेक्ट नहीं किया जा सकता ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराने के लिए। और बट ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो है दुविधा काफ़ी क्रिएट हो गई है क्योंकि उनको एक तो नीड है कि उनको इनकम पे करनी है अपने टीचर्स को। दूसरी ओर वो अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं कंडक्ट कराते हैं या उसकी फ़ीस नहीं लेते हैं तो फिर वो उनके पास जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बिल्कुल जो है ड्राई अप हो जाएगा। ऐसे में ना तो वो फिज़िकल जो है ओपन अगर करते हैं तो एक खतरा होगा कि उनका स्कूल पोटेंशियल हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप हो सकता है जिससे कि उनकी और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स के सामने बहुत जो है प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन खड़ी हो गई है। एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि फ्रांस और इज़राइल में जहाँ पे स्कूल्स खोले गए थे वहाँ पे जो है केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े थे। तो अगेन अगर बच्चे स्कूल्स में आते हैं तो जो यंगर पॉपुलेशन है मे बी उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा बेटर होता है इन चीज़ों से डील करने के लिए। यंगर मतलब जो 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे हैं तो वो उनके अंदर जो खतरा है वो थोड़ा सा कम है, मॉर्बिडिटी का खतरा कम है। बट जब वो वापस जाएंगे तो वो अपने घरों में जो अपनी एडल्ट पॉपुलेशन है उसको एक्सपोज कर सकते हैं। अपने टीचर्स जो उनसे काफ़ी एडल्ट हैं, उनसे काफ़ी बड़े हैं, उनको एक्सपोज कर सकते हैं। तो अगेन ये यहाँ से केसेस जो है शूट अप हो सकते हैं। अब क्या हेल्थ प्रोटोकॉल होने चाहिए स्कूल को ओपन करने से पहले? एचआरडी ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर स्कूल आप ओपन करते हैं, अल्टीमेटली जब भी करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में टेम्परेचर स्क्रीनिंग होगी स्कूल के एंट्रेंस पे और क्लासरूम के अंदर। उसके अलावा मास्क वेयरिंग या शील्ड वेयरिंग जो है वो कंपलसरी की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है फॉलो करे जाएंगे। सैनिटाइजेशन रूटीन होगा, सारे जो फर्नीचर है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। आइसोलेशन और हॉस्पिटलाइजेशन प्रोटोकॉल होने चाहिए इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए और इन्फेक्टेड स्टाफ के लिए। उसके साथ साथ स्टैचर्ड अटेंडेंस करनी होगी, मतलब कि कुछ बच्चे किसी दिन आएँ, कुछ बच्चे दूसरे दिन आएँ। ब्लेंडेड लर्निंग करनी होगी, मतलब कि आप फिज़िकल लर्निंग को साथ साथ जो है ऑनलाइन लर्निंग के साथ आपको ब्लेंड करना होगा, जिससे कि नंबर जो स्टूडेंट्स का है वो प्रीमिस के अंदर मतलब किसी भी दिन स्कूल के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा बच्चे ना आएँ। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि बच्चे और ज़्यादा रिस्क पर हैं क्लिनिकल सिम्टम को डेवलप करने के, क्योंकि उनके अंदर जो है पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है, मतलब कि उनके जो बॉडी इंटरनल बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, जिससे कि उनको जो मॉर्बिडिटी का खतरा है वो बढ़ सकता है। और हालांकि वो इससे जो है रिकवर कर जाते हैं, बट बहुत अगर सीरियस केस हुआ तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इन्फोर्स की जाए, क्योंकि जब तक टीचर रहेगा तब तक तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी, बट बच्चों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इसी वजह से बच्चों की अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं तो बच्चे ट्रांसमिशन एजेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं, न केवल स्टाफ के लिए बल्कि अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी ये ट्रांसमिशन एजेंट का काम कर सकते हैं। फिर एक इशू है मेंटल हेल्थ का, क्योंकि कोविड की वजह से जो लॉकडाउन है और जो आइसोलेशन है उसकी वजह से बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अगर स्कूल खोलते हैं तो भी बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं खोलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आइसोलेशन की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से अगेन उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन एक वायबल ऑल्टरनेटिव है? सेंटर गाइडलाइंस प्रिपेयर कर रहा है डिजिटल एजुकेशन को लेकर के, स्पेसिफिकली साइबर सेफ्टी को लेकर के भी गाइडलाइंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक जो मेन चीज़ होगी गाइडलाइन में वो होगी नंबर ऑफ़ आवर्स, जितने घंटे जो बच्चा ऑनलाइन है। यहाँ पे जो कैप होना चाहिए वो 1 से 3 घंटे का कैप होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम तक हम बच्चे को 6 से 7 घंटे अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसको जो है आई स्ट्रेन फिर होने लगता है, सर दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर स्कूल 7 घंटे का टीचिंग स्केड्यूल मेंटेन करते हैं ऑनलाइन बेसिस पर तो इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रेस होगा और ये सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है कि जो एजुकेशनल ऐप्स हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर हैं, तो ऐसे में अभी मल्टीलिंगुअल ऐप्स भी डेवलपमेंट के अंदर हैं। फिर एक और प्रॉब्लम है वो है कि आपका एक्सेस की प्रॉब्लम है। केवल 11% जो इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं उनके पास कंप्यूटर्स हैं। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हाई है, बट केवल 24% जो स्मार्टफोन्स हैं उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, और ये फिगर जो है ड्रॉप डाउन हो जाती है 15% रूरल एरियाज़ में। एक सिंगल डिवाइस है ज़्यादातर घरों के अंदर, और ऐसे में साइमल्टेनियसली अगर बच्चों को पढ़ना है तो फिर अगेन साइमल्टेनियस लर्निंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो EWS वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हैं, वर्सली वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से हिट हुए हैं। और गवर्नमेंट और स्कूल अगर चाहती है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन कंडक्ट कराए तो उनको एक इक्वल एक्सेस भी इंश्योर करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन कैसे किया जाना चाहिए? तो बहुत सारे बोर्ड्स जैसे कि CBSE और ICSE और स्टेट बोर्ड्स, इनके जो एग्ज़ाम थे वो बीच में सस्पेंड कराए गए थे। बोर्ड ने CBSE की अगर बात करें तो उन्होंने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिए। नंबर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन सेंटर बढ़ाए गए हैं, 13,000 कर दिए हैं। उसके साथ साथ डेवलपिंग स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया जा रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि क्लास 12 के एग्ज़ामिनेशन सेफली कंडक्ट किए जा सकते हैं या नहीं। जुलाई के फर्स्ट वीक में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें दिल्ली की और जो सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो वहाँ पे सेफली कंडक्ट कराना अपने आप में क्वेश्चनेबल है। कोरा पे एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे एक 12th क्लास के स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा था कि वो कोविड से इफ़ेक्टेड है, ऐसे में वो कैसे एग्ज़ाम देगा या देगी। तो ऐसे में अगेन एक खतरा बढ़ जाता है कि अगर जो बच्चे ऑलरेडी अफेक्टेड हैं कोविड से तो उनका हम सेफली कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। स्कूल्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, MCQ टेस्ट के थ्रू अपलोड कर रहे हैं इवैल्यूएशन एट होम इवैल्यूएशन के मोड्स पर। अगर हम इस एकेडमिक ईयर को 2021 को ज़ीरो एकेडमिक ईयर बना देते हैं तो उससे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी और अलग अलग मोड से लर्निंग थ्रू आउट द ईयर की जा सकती है, बट इवैल्यूएशन और ग्रेडिंग का एक प्रेशर नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है WHO ऑन वायरस। बहुत इसको ब्रीफली देखेंगे। स्टोरी ये थी कि जून 8 के आसपास जो एक टेक्निकल लीड WHO की थी, उन्होंने कहा था कि कोविड-19 का जो पैंडमिक है उसका ट्रांसमिशन जो है असिम्प्टोमेटिक लोगों के द्वारा बहुत रेयर है। ये जो उनकी जो टेक्निकल लीड ने जो भी ये बयानबाजी की थी उसके ऊपर बहुत अप्रोर हुआ था और लोगों ने और मेडिकल जो स्टाफ है, फ्रेटर्निटी है, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि बहुत ज़्यादा खतरा होता है असिम्प्टोमेटिक लोगों के थ्रू भी। उसके बाद WHO अपनी बात से बैक ट्रैक कर गया था और फाइनली ये कहा था कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों का भी खतरा से भी डिजीज़ ट्रांसमिशन का खतरा हो सकता है।
और उन्होंने WHO ने कहा कि उनकी जो बात है वो मिस इंटरप्रेट करके बताई गई है। अब WHO के ऑब्जर्वेशन क्यों मैटर करते हैं? WHO के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फाइन ट्यून करती हैं। तो इसीलिए जो एक असिम्प्टोमेटिक केसेस, ऐसे केसेस होते हैं जो कभी सिम्टम्स नहीं दिखाते बट वायरस के लिए पॉजिटिव साइन शो करते हैं। ऐसे में अगर ये जो WHO का जो पहले मना करना और फिर बाद में बैक ट्रैक कर जाना, इससे हमें ये पिक्चर क्लियर नहीं होती कि असिम्प्टोमेटिक लोग बेसिकली लोगों को एक्सपोज करते हैं डिजीज़ से या ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ या नहीं करते। ये चीज़ अभी हमारे सामने क्लियर नहीं है। WHO के पहले भी अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे तो बहुत सारे गूफअप्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल WHO ने पहले फेस मास्क को कंपलसरी नहीं बताया था इनिशियली, और जब बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ ने फेस मास्क कंपलसरी कर दिया था उसके बाद WHO ने इसको जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पर कहा था पहनने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए WHO बार बार जो है फायर के अंदर भी आता है, क्योंकि इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो बार बार चेंज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स हैं वो WHO की तरफ से आ रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस को लेकर के। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जीन्स जो है एक रोल प्ले करते हैं हमारी सिकनेस को लेकर के? तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ऊपर एक स्टडी की गई थी, वहाँ पे ये पता चला था कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड टाइप ए है, उनको जो है ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ को लेकर के, क्योंकि सार्स या नोवेल कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो ब्लड ग्रुप ए वाले जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, ज़्यादा जो है उनको रिस्क है इस डिज़ीज़ को कैच करने का। और सबसे कम जो जिनको ये डिज़ीज़ होती है रेस्पिरेटरी, वो हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले। अगेन नोवेल कोरोना वायरस के केस में भी ये जो ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग हैं ये थोड़े से लेस ससेप्टेबल हैं वायरस को लेकर। फिर एक और जो फोकस है वो कोलैबोरेटिव ह्यूमन जीनोमिक स्टडीज़ के ऊपर हो रहा है कि कुछ जीन्स जो कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, वो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम का, उसके अंदर जो है ये देखा जा रहा है कि ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी तेज़ी से ये हेल्प करता है स्पाइक प्रोटीन को लॉन्च कराने। मतलब इसकी वजह से जो म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में वो बहुत तेज़ी से होते हैं और इसकी वजह से जो वायरस है वो लंग सेल्स में बहुत डीपली पेनिट्रेट कर पाता है। तो आपने एक कुछ दिन पहले स्टडी पढ़ी होगी, और एक जो आर्टिकल आया था कल, शायद आर्टिकल आया था जहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर जो आर्टिकल था, जहाँ पे एक लाइन पर्टिकुलरली लिखी गई थी कि ब्लैक जो है काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस डिज़ीज़ को लेकर के। जो अभी स्टडीज़ दिखाई जा रही हैं, फैटेलिटी रेट भी ब्लैक पॉपुलेशन में थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि उनके अंदर ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स होता है। ये होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर जो ससेप्टेबिलिटी है वायरस को लेकर के वो बढ़ जाती है और वायरस बहुत डीपली उनकी लंग्स में पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये जेनेटिक पूरा जीनोम अभी स्टडीज़ चल रही हैं देखने के लिए कि कौन सा जीनोम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के वेरिड रिस्पॉन्स देने के लिए। तो अभी स्टडीज़ की पूरी तरह से ये स्टडीज़ से पिक्चर क्लियर नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों में फैटेलिटी रेट ज़्यादा है, कुछ ब्लड ग्रुप्स में फैटेलिटी रेट ज़्यादा है, कुछ ब्लड ग्रुप्स में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हैं। ये अभी तक हमारे सामने पिक्चर सामने आई है। अभी और स्टडीज़ जब होंगी तब और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। एज इट इज़ ये नोवेल कोरोना वायरस है तो हमें पूरा एस्पेक्ट जो है इस वायरस के पता नहीं है अभी, और बहुत सारी स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी हमारे सामने एक होलिस्टिक पिक्चर आएगी इस वायरस को लेकर के। तो आज के FAQ सेक्शन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। Thanks a lot and have a good day. Stay safe and take care.